फरवरी का प्रेम भरा महीना शुरू हो गया था। प्यार करने वालों के दिलों में होलसेल के भाव में फूल खिलने लगे थे। वैलेंटाइन बाबा भी स्वर्ग से झांककर प्रेमी प्रेमिका को देख रहे थे। लवर एक दूसरे से मिलने के लिए नए नए बहाने गूगल पर खोज रहे थे, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका का दुश्मन तो ये जमाना हमेशा से ही रहा है। एक गूगल बाबा, स्वीटी से मिलने का कोई नया आइडिया दे दो। पिछली बार आपका आइडिया सुपर हिट रहा था। ना तो उसके पापा को पता लगा और ना ही उसके पहलवान भाई को। लेकिन आज की ये प्रेम कहानी सबसे अलग है। ये कहानी है दीपिका की। दीपिका पादुकोण की नहीं, दीपिका जादुकोण की। सिंपल लेकिन सबसे अलग, दीपिका जादुकोण। दीपिका शहर के बाहर स्थित एक कब्र के पास जीन्स और टॉप पहनकर पूरी तरह तैयार होकर खड़ी है और एक फिल्मी गाना गा रही है। प्यार ने जहां पे रखा है, झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, गिरी है वहीं पर दीवार, रुके ना रुकेगी मंजिल प्यार की, ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही हैं मंजिल प्यार की। आप सोच रहे होंगे कि कब्र के पास तो अच्छे अच्छे की टांगे कांपने लगती हैं, तो फिर दीपिका ने ऐसा कौन सा हेल्थ ड्रिंक पिया है कि वो कब्र के पास गाने गा रही है? क्या वो कोई भूतनी है? अरे नहीं नहीं, वो भूतनी नहीं है। वो तो बिल्कुल हमारी आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड है ना, वो नॉर्मल नहीं है। वो है एक नरकंकाल। उसका नाम है एंथनी गोन्साल्विस। कहाँ रह गए एंथनी? मैं इतनी देर से गाने गा रही हूँ। इतनी देर में तो इंडियन आइडल वाले मुझे सेलेक्ट करके ले जाते। तभी कब्रिस्तान में जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और कब्र का ढक्कन हटता है और उससे एक नरकंकाल बुलेट पर बैठे हुए निकलता है। उस नरकंकाल ने गॉगल्स पहन रखे हैं और उसके पैरों में स्पोर्ट शूज भी हैं। सॉरी माय लव, मैं थोड़ा लेट हो गया। असल में क्या है ना कि आजकल इधर जमीन के नीचे भी बहुत ट्रैफिक हो गया है बाप। चलो किधर चलने का आज? अपन ले चलता है तुम्हें अपनी बाइक पर। उसकी बातों को सुनकर दीपिका जादुकोण उसे एक जादू की झप्पी देती है और उसकी बाइक पर बैठ जाती है। एंथनी अपनी बाइक स्टार्ट करता है और फिर वो दोनों प्रेमी निकल पड़ते हैं प्रेम की सड़क पर। भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे कब्र सा मुझे मन तेरा, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुम्हें सुबह तक करूं मैं प्यार। ओ ओ ओ। आप लोग सोच रहे होंगे कि नरकंकाल और इंसान की ये कैसी प्रेम कहानी है, तो इसे जानने के लिए आपको रिवाइंड का बटन दबाना होगा। अरे वीडियो पीछे नहीं करना है, बल्कि दीपिका के पास्ट में जाना है। कुछ महीने पहले की बात है। दीपिका जो एक प्राइवेट कंपनी में टाइपिस्ट की नौकरी करती थी, वो बस की भीड़ में धक्के खाते हुए किसी तरह खड़ी थी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। कहाँ हो दीपिका? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आ रही हूँ आयुष, बस में हूँ यार। आयुष, आप सोच रहे होंगे अब ये तीसरा कैरेक्टर कौन आ गया? तो ये तीसरा कैरेक्टर जिसका नाम आयुष है, दीपिका उसे दिलो जान से प्यार करती है। और ना सिर्फ प्यार करती है, बल्कि वो उसके लिए हर वो चीज करती है जो एक अच्छी पत्नी या गर्लफ्रेंड अपने आशिक के लिए करती है। आयुष एक स्ट्रगलर लेखक है। वो कई जगह अपनी कहानी लेकर जाता है, लेकिन सभी जगह उसे एक ही जवाब मिलता है। इतनी घटिया कहानी है भाई, तुम लिख कैसे लेते हो भाई? अरे ऐसी कहानी लिखने वालों पर तो बैन लग जाना चाहिए। निकलो निकलो, अभी के अभी बाहर निकलो, नहीं तो धक्के मरवा के बाहर निकलवा दूंगा। हाँ। आयुष उदास होकर बाहर निकल आता है। बार बार के फेलियर से वो मायूस हो गया था। एक दिन जब वो दीपिका के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर चिकन का लेग पीस खा रहा था तो कब तक, आखिर कब तक दीपिका, कब तक मुझे लोग अपने ऑफिस से फुटबॉल की तरह धक्के मारकर निकालते रहेंगे? और कब तक मैं तुम्हारी सैलरी के पैसों से अपने घर का किराया भरूंगा, बाइक में पेट्रोल डालूंगा और ये चिकन लेग पीस खाऊंगा? आयुष चिकन लेग पीस खाते हुए रोने लगा तो दीपिका ने कहा, आयुष इस तरह दिल छोटा नहीं करते। अरे एक दिन तुम बहुत बड़े लेखक बनोगे, देख लेना। एक दिन तुम विराट कोहली से भी बड़े फेमस लेखक बनोगे।
विराट कोहली? अरे वो लेखक नहीं, क्रिकेटर है। अरे कुछ भी हो, फेमस तो है ना। देखना, एक दिन तुम जरूर फेमस होगे। और जहां तक रही मेरी सैलरी की बात, अरे तो मेरी सैलरी की पाई पाई तुम्हारे लिए है, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। आई लव यू दीपिका। तुम नहीं होती तो मैं ये चिकन, मेरा जीवन कैसा होता। ये कहकर आयुष दीपिका के गले लग जाता है और कहता है, पता है दीपिका, मैं दुनिया का सबसे लकी लवर हूं। मैं हर जन्म में तुम्हारी जैसी लवर ही पाना चाहूंगा। आई लव यू। आई लव यू टू। यार दीपिका, वो बाइक में ना पेट्रोल खत्म हो गया है यार। 500 का पेट्रोल डलवा दो ना, कल फिर कुछ जगह धक्के खाने जाना है। अपनी गर्लफ्रेंड के पैसों पर आयुष अपना स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसकी कहानी अब भी किसी को पसंद नहीं आ रही थी। इस बीच वो नम्रता से मिला। नम्रता टीवी सीरियल बनाती थी। उसे भी आयुष की कहानी घटिया लगी, लेकिन आयुष उसको पसंद आ गया। उसने आयुष से मोहब्बत का इजहार कर दिया। करोड़पति नम्रता का बड़ा सा ऑफिस और बड़ी कार ने पल में ही उसके दिल में भी नम्रता के लिए मोहब्बत की बांसुरी बजा दी और गिरगिट की तरह उसने अपना रंग बदल लिया। प्यार? सच कहूं नम्रता जी, आपको जब पहली बार देखा तभी से मेरे दिल में अरिजीत सिंह के रोमांटिक सॉन्ग्स बैक टू बैक बजने लगे और लगा कि इस दुनिया में आप मेरे लिए ही आई हैं। आई लव यू। आयुष ने दीपिका जादूकोण के प्यार की पतंग को करोड़पति नम्रता के मांझे से काट दिया। उसने अब दीपिका को इग्नोर करना शुरू कर दिया। पहले तो दीपिका को लगा कि वो करियर को लेकर परेशान है, लेकिन जब वो हमेशा उसे इग्नोर करने लगा, उसकी कॉल काटने लगा, तो वो एक दिन उसके घर जा पहुंची। क्या बात है आयुष, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन वो बिजी था। अरे जब फ्री हुए तो कॉल बैक कर लेते। कॉल बैक? क्यों, बैलेंस नहीं था क्या? हाँ, सही कह रही हो, बैलेंस नहीं था। अरे तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे कैसे बताता, बैलेंस ही नहीं था ना। उसके बाद आयुष ने कहा कि दीपिका यार, वो थोड़ा मुझे किसी से मिलने जाना है। किससे? है कोई, बाद में बताता हूँ। उस दिन आयुष का बिहेवियर दीपिका को बहुत ही अजीब लगा और उसके 1 महीने बाद तो सारी कहानी ही बदल गई। संडे दोपहर की बात है। आयुष एक बड़ी सी महंगी कार में दीपिका से मिलने आया और शादी का कार्ड उसके हाथ में देते हुए बोला, मेरी शादी में जरूर से जरूर आना। शादी? तुम्हारी शादी? ये क्या कह रहे हो तुम? और ये कार किसकी है? मेरी है, और किसकी? तुम्हारी? हाँ मेरी, और शादी है नम्रता चोपड़ा के साथ, फेमस फिल्म प्रोड्यूसर नम्रता चोपड़ा। ये तुम नहीं कर सकते आयुष, तुम तो मुझसे प्यार करते हो। तुम ही तो हमेशा कहा करते थे कि तुम्हें हर जन्म में मेरे जैसी लवर चाहिए। हाँ सही तो कहा करता था, मुझे तुम्हारी जैसी लवर चाहिए और वाइफ नम्रता जैसी करोड़पति। ये कहकर आयुष उस लंबी सी कार में वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद दीपिका के हाथ पैर कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद खत्म हो गया था। उसकी मोहब्बत आज छिन गई थी। वो दहाड़े मारकर रोने लगी। हे ईश्वर, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया? बचपन में माँ बाप जिसे मैं बहुत प्यार करती थी उसे छीन लिया। कॉलेज में मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड को तुमने अपने पास बुला लिया और आज मेरा सब कुछ छीन लिया। आयुष के बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। दीपिका ने खुद को मिटाने का तय कर लिया और गाना गाते हुए रोड पर चलने लगी। मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में, मैं खुद को मिटा दूंगी तेरी चाहत में। चलते चलते वो एक कब्रिस्तान के पास पहुंची और एक कब्र के ऊपर बैठकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज के साथ साथ उसके सैड सॉन्ग सुनकर उस कब्र में सैकड़ों साल पहले दफन एंथनी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कब्र से बाहर आ गया। उसे देखकर दीपिका पहले तो थोड़ा डरी, फिर कौन है आप और आप कुछ लेते क्यों नहीं? कुछ लेते क्यों नहीं का मतलब? अरे कुछ खाया पिया करो। ये क्या नरकंकाल की तरह शरीर बना रखा है? लड़कियों का 0 फिगर तो सुन रखा है, ये लड़के क्या माइनस फिगर बनाने लगे हैं? तुम क्या कह रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अगर तुम मेरी खूबसूरत बॉडी पर कमेंट कर रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं, 110 साल जमीन के नीचे रहने पर ऐसी बॉडी नहीं रहेगी तो क्या सलमान खान की तरह बॉडी होगी? दीपिका को एंथनी की बात पहले तो अजीब लगी, फिर उसने जब बताया कि वो कई साल पहले कुंवारा मर गया था तो दीपिका को बहुत दुख हुआ। उधर जब एंथनी ने भी दीपिका की कहानी सुनी तो तूने उस आयुष को कितना कुछ दिया और उस धोखेबाज ने तुम्हें शादी का कार्ड दे दिया। अरे तुम्हें तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ?
अरे उसने तुम्हारे पैसे का इतना चिकन खाया, तुम उसकी शादी की बिरयानी तो खा ही सकती हो। एंथनी की बात पर दीपिका को जोरदार हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, तुम कपिल शर्मा की तरह बहुत ही मजाकिया हो। कपिल शर्मा? अरे ये कौन है? तुम तो आयुष से प्यार करती थी ना? उसकी इस बात पर एक बार फिर से दीपिका हंस पड़ी और फिर वो एंथनी की आंखों में देखने लगी। एंथनी भी उसे देखने लगा। फिर दोनों के बीच प्यार हो गया। वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई और वो उसका बॉयफ्रेंड। फिर उस दिन दोनों ने एक हिट गाना गाया, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तुम मेरी गर्लफ्रेंड। वो मैनू बोली ना 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 ना। तू मेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरी गर्लफ्रेंड, अब न कहूंगी ना 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 ना। एंथनी का साथ दीपिका को अब बहुत अच्छा लगने लगा था। वो हर दिन मिलने लगे। वो जानते थे कि वो शादी नहीं कर सकते, लेकिन सच्चे प्यार करने वाले शादी कहाँ करते हैं। लैला मजनू ने कहाँ शादी की, रोमियो जूलियट ने भी नहीं की, और दीपिका जादूकोण और एंथनी गोंसाल्विस ने भी नहीं की। रात के 10:30 बज रहे थे। सड़क पर तेज गति से एम्बुलेंस भागी जा रही थी। बस स्टैंड के बिल्कुल पास एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की जो स्कूटी में जा रही थी, उसकी टक्कर एक तेज रफ्तार ट्रक से हो गई थी। उसका चेहरा बुरी तरह कुचल गया था। वो बेचारी सड़क पर तड़प रही थी। लोग उसे देख तो रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे नहीं आ रहा था। हालांकि किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस ने ही अस्पताल फोन करके एम्बुलेंस बुलाया था। हॉस्पिटल से 2 स्टाफ रामू और जयंत एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंच चुके थे। उन दोनों ने लड़की की बॉडी को स्ट्रेचर पर डाला और अस्पताल की ओर निकल पड़े। बहुत बुरी तरह टक्कर हुई है इसकी, लगता है नहीं बचेगी ये। रामू, सच कहूं तो इसका चेहरा देखकर एक पल को मेरी रूह कांप गई थी। वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक उस लड़की की गर्दन एक ओर लुढ़क गई और उसकी आत्मा ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया। ओह, तुमने सही कहा यार, लगता है ये मर गई है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए तो इसे अस्पताल ले ही जाना होगा। उस लड़की की लाश लेकर जयंत और रामू पुरानी सड़क के पास से गुजर रहे थे। वो इलाका काफी सुनसान था और उस इलाके की स्ट्रीट लाइटें शायद बिजली न होने के कारण बंद थी। हर रोड घुप अंधेरा था। तभी अचानक उनकी एम्बुलेंस एक जगह रुक गई। अरे ये एम्बुलेंस क्यों रुक गई? कितना अंधेरा है यहाँ। भाई तू मोबाइल का टॉर्च जला। रामू अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल ही रहा था कि जयंत चीख पड़ा। रामू का मोबाइल नीचे गिर पड़ा और उसकी स्क्रीन टूट गई। रामू, इस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। अरे पागल है क्या? ये मुर्दा है। नहीं रामू, ये देख, इसने मेरा हाथ भी पकड़ा है और ये अपने नुकीले दांत मुझे गड़ा रही है। रामू ने अंधेरे में ही टटोलते हुए मोबाइल खोजा और उसकी लाइट जला दी। उस रोशनी में रामू ने देखा कि जयंत का चेहरा डर के कारण पीला पड़ा हुआ था। साथ ही न तो किसी ने उसका हाथ पकड़ा था और न ही उसके हाथ में किसी ने अपने दांत कड़ाए थे। अरे किसने तेरा हाथ पकड़ा है? किसने तेरे दांत कड़ाए? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तेरा दिमाग सठिया गया है। ये कहकर रामू उसका मजाक उड़ाने लगा। जयंत ने लेकिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अचानक वहां बिजली भी आ गई। स्ट्रीट लाइटें जलने लगी। ड्राइवर ने एम्बुलेंस को एक बार फिर स्टार्ट किया और वे सभी अस्पताल की ओर चल पड़े। पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर, जिनका नाम सोहेल था, उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। वो अपने ऑफिस में ही बैठे उनका ही इंतजार कर रहे थे। तभी जयंत उनके पास आया। डॉक्टर सोहेल, अभी जिस लड़की की बॉडी हम लेकर आए हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? बहुत ही डरावनी बात है डॉक्टर साहब। डरावनी बात? मैं कुछ समझा नहीं। उसके बाद जयंत ने रास्ते में घटी सारी घटना को डॉक्टर सोहेल को बताया। उसकी बात को सुनकर डॉक्टर सोहेल जयंत पर गुस्सा हो गए और गुस्से में ही उन्होंने जयंत से कहा कि जयंत, तुम अपना मुंह खोलो तो। लेकिन क्यों? तुमने ड्यूटी आवर में शराब पीना शुरू कर दिया क्या? डॉक्टर सोहेल ने जयंत की बात को मजाक में उड़ा दिया। उधर दूसरी ओर पोस्टमार्टम रूम में रामू अभी लाई उस लड़की की लाश के पांव के अंगूठे में अस्पताल का टैग लगा रहा था। वहां और भी कई सारी लाशें सफेद कपड़ों में लिपटी हुई रखी थीं। तभी उसने देखा कि उस लड़की के अंगूठे में कुछ हलचल हुई है। उसे देखकर वो डर गया। अरे ये क्या? इस लड़की के शरीर में हलचल? नहीं। वो एक बार फिर से अपने काम में लग गया।
तभी उसे महसूस हुआ कि उसका पैर किसी चिपचिपी चीज पर पड़ा है। उसने जैसे ही नीचे देखा तो उसकी चीख निकल पड़ी। नीचे पूरा खून ही खून पड़ा हुआ था। खून? ये खून कहां से आ गया? ये तो इसके मुंह से निकल रहा है। वो खुद से ही सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी उसने देखा कि वो लड़की अचानक से उठकर बैठ गई है और जोर जोर से हंसी जा रही है। रामू, तू तू अपने दोस्त का बहुत मजाक उड़ा रहा था ना? अब तू देख। ये कहकर उस लड़की ने रामू पर हमला कर दिया। उसने उसके गले में अपने दांत गड़ा दिए और उसका खून पीने लगी। लेकिन उस लड़की का शिकंजा इतना मजबूत था कि रामू बिल्कुल असहाय सा हो गया था। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और एक बार फिर से जोर लगाया। इस बार वो उस लड़की की गिरफ्त से छूट गया। छूटते ही वो पोस्टमार्टम रूम के बाहर पूरी स्पीड में भागा। उसके गले से अब भी खून की धार निकल रही थी। भागते भागते वो डॉक्टर सोहेल के कमरे में पहुंचा। वहां पर उसका दोस्त जयंत अब भी डॉक्टर साहब के पास खड़ा था। डॉक्टर सोहेल, वो लड़की पोस्टमार्टम रूम में, वो लड़की। क्या हुआ रामू? कौन लड़की? वो लड़की जिसे अभी अभी हम लाए हैं। वो चुड़ैल है। उसने मुझ पर हमला किया। वो मेरा खून भी पीना चाहती थी। ये कहकर उसने अपने गले की ओर इशारा कर उन्हें अपनी गर्दन की ओर देखने को कहा। सोहेल उसकी गर्दन की ओर गौर से देखने लगे। क्या हुआ तुम्हारी गर्दन को? डॉक्टर साहब, क्या आपको उस चुड़ैल के दांतों के निशान मेरी गर्दन पर नहीं दिख रहे हैं? मेरी गर्दन से बहता खून नहीं दिख रहा है क्या? उसकी बात को सुनकर सोहेल ने उसे जोर से डांट दिया। क्या मजाक बना रखा है तुम दोनों ने? ये अस्पताल है, अस्पताल। बिना मतलब अंधविश्वास की बातें, भूत चुड़ैल की बातें तुम लोग मत किया करो। और हाँ, मुझे लगता है कि तुम भी अपने दोस्त जयंत की तरह ड्यूटी आवर में नशा करने लगे हो। मैं तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। ये कहकर डॉक्टर सोहेल पोस्टमार्टम रूम की ओर निकल पड़े। वो पोस्टमार्टम रूम में पहुंचे। उन्होंने अपनी घड़ी की ओर देखा तो उसमें 2 बज रहे थे। डॉक्टर सोहेल ने अब तक सैकड़ों मुर्दों का पोस्टमार्टम किया था, इसलिए डर नाम की चीज उनमें थी ही नहीं। वो उस लड़की के स्ट्रेचर के पास गए, उसका कपड़ा हटाया, लेकिन अपने इतने सालों के करियर में उन्होंने ऐसी भयानक लाश नहीं देखी थी। ओह, कितनी भयानक लाश है। कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ इसका। उस लड़की का चेहरा इतना भयानक हो गया था कि उसे देखकर आत्मा तक सिहर जाए। बहरहाल सोहेल ने सामने की टेबल से चाकू लिया और पोस्टमार्टम की तैयारी करने लगे। तभी सोहेल ने देखा कि उस लड़की के चेहरे पर एक बड़ी सी मकड़ी बैठी हुई है। ये मकड़ी कहां से आ गई? सोहेल उस मकड़ी को अपने हाथों से हटाने लगे। तभी अचानक से उस मृत लड़की के शरीर में हलचल हुई। उसका मुंह अचानक से खुल गया और उससे कई सारी मकड़ियां निकलने लगी। ये देखकर सोहेल भी अंदर तक सिहर गया। मकड़ियों को निकलने का सिलसिला अभी खत्म ही हुआ था कि उस लड़की का मुंह एक बार फिर खुला और उसके मुंह से खून की एक धार फिर से निकली, जो सीधे सोहेल के मुंह और कपड़ों पर गिरी। उसका पूरा मुंह और कपड़े खून से लाल हो गए। पहले मकड़ियां और अब ये इस लड़की के मुंह से खून। ये कैसे संभव हो सकता है? सोहेल कुछ समझ पाते उससे पहले पोस्टमार्टम रूम की लाइट चली गई। सोहेल ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसका टॉर्च जलाया, लेकिन ये क्या, स्ट्रेचर से वो लड़की तो गायब हो गई थी। अरे, वो लड़की कहाँ गई? वो लड़की कहाँ गई? कुछ सेकंड बाद पोस्टमार्टम रूम की लाइट आ गई। डॉक्टर सोहेल अब पूरी तरह डर गए थे। उन्हें अपने दोनों वार्ड बॉय की बात सही लगने लगी थी। तभी अचानक उनकी नजर सीलिंग की ओर गई। उन्होंने देखा कि वो लड़की सीलिंग पर लटकी हुई है। उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही हैं। वो सोहेल की ओर घूर घूर कर देख रही है और अजीब सी आवाज उसके गले से निकल रही है। अचानक से वो चुड़ैल ऊपर से नीचे सोहेल के कंधे पर कूद गई। सोहेल नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अब उस चुड़ैल ने अपने दांत उनके सीने में गड़ा दिए। दर्द के मारे सोहेल चीखने लगे। पोस्टमार्टम रूम के बाहर उनकी ये आवाजें रामू और जयंत ने भी सुनी। उन्हें डर तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी वो पोस्टमार्टम रूम की ओर भागे हुए आए। जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि उस चुड़ैल ने अपने दांत बुरी तरह से सोहेल के सीने में गड़ा रखे हैं। ये देखकर उन्होंने वहां रखा चाकू उठाया और उस चुड़ैल पर वार करने लगे। छोड़ इन्हें, छोड़। लेकिन चुड़ैल ने उन्हें नहीं छोड़ा।
मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। तुम सब लोग उस विक्टर से मिले हुए हो जिसने मुझे बेरहमी से मारा, और इस तरह से मारा कि लोगों को लगे कि मेरी मौत एक्सीडेंट में हुई है। तुम सब दोस्त हो ना उसके, मैं मार दूंगी तुम्हें। चुड़ैल की बात सुनकर डॉक्टर सोहेल ने आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कौन विक्टर? तब उस चुड़ैल ने बताना शुरू किया। विक्टर कहने को तो मेरा पति है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी पर है। उसने मुझसे प्यार का झूठा नाटक कर शादी कर ली, लेकिन धीरे धीरे उसकी असलियत मेरे सामने आने लगी। कौन सी असलियत? वो मेरी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था। आखिरकार एक दिन जब मैंने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, तो वो मुझसे पीछा छुड़ाने की ताक में रहने लगा, क्योंकि उसका मतलब सध गया था। उसने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया और सड़क एक्सीडेंट की आड़ में मुझे मार दिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी जो उसके दोस्त हैं। हम लोग तुम्हारे पति के दोस्त नहीं है। ऐसे राक्षस आदमी का कौन दोस्त हो सकता है? हम अभी पुलिस को सारी असलियत बताते हैं। उसके बाद सोहेल ने पुलिस को फोन कर सारी असलियत बताई। पुलिस ने विक्टर को उसके साथियों के साथ पकड़ लिया जब वो अपने दोस्तों के साथ विदेश भागने की फिराक में था। मयंक को फांसी की सजा दी गई। चुड़ैल की आत्मा को इंसाफ मिल गया, इसलिए वो भी मुक्त हो गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।